मतलब हम कह सकते हैं कि गरीब तबके में आते हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, ठीक है, उनको खाने की कोई टेंशन ना हो, उसकी टेंशन गवर्नमेंट लेती है खाने की, कि उनको खाने की किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। नंदनी जैसे छोटे छोटे बच्चे बेसिकली स्कूल आते हैं और उनको खाने की प्रॉब्लम कोई ना हो, उनको टाइम पर खाना मिले, ठीक है, टाइम पर सब कुछ मिले, इसकी गवर्नमेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कोशिश करती है। तो ये सब कल मैंने आपको बताया था। चिल्ड्रन बी सर्व द मिड डे मील इन द स्कूल कंपाउंड, स्कूल कंपाउंड के अंदर मिड डे मील दिया जाता है और दिन का खाना उनका दिया जाता है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरीके की। ये जो एफर्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, ये एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि हमारे समाज के अंदर कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। ये सारे प्रयास किए जाते हैं सरकार द्वारा, और इस सरकार द्वारा प्रयास इसलिए किए जाते हैं ताकि कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे, ठीक है, गरीबी और अमीरी बच्चों को शिक्षित होने से ना रोक सके, ठीक है, गरीबी अमीरी तो खैर कर ही देती है, शिक्षित गरीबी नहीं कर पाती है कई बार। तो गरीबी की वजह से कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, इसके लिए गवर्नमेंट सर्व तरीके से प्रयास करती है, पूर्ण तरीके से प्रयास करती है। दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू गिव बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन टू ईच एंड एवरी सिंगल चाइल्ड। ये उनकी कोशिश रहती है कि बच्चों को अच्छी पढ़ाई अच्छी लिखाई मिल सके। उसके बाद ये जो मैंने आपको कल पूरा करा दिया था कि हमारे पास ग्रेट डिफरेंस है स्कूल्स के अंदर, जिसमें पुअर के बच्चे भी अटेंड करते हैं और रिच के बच्चे भी अटेंड करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है उनमें, ठीक है। जब तक ये डिफरेंस नहीं मिटेगा, कोई गरीब का बच्चा पढ़ रहा है कोई अमीर का बच्चा पढ़ रहा है, तो डिफरेंस होते हैं कई बार, बट डिफरेंसेस जब तक नहीं मिटेंगे तब तक आप बच्चों को एक लेवल पे नहीं ला सकते। यू हैव टू गिव देम अ गुड स्टेप, यू हैव टू गिव देम अ सॉलिड बेस, अ प्लेटफॉर्म। बच्चे को कभी भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, उस बच्चे को जो बच्चा मतलब आगे बढ़ता है, जो बच्चा चीजों को समझ के करता है। और उसके अलावा सरकार की ये पूर्ण तरीके से हम कह सकते हैं कोशिश रहती है कि भाई बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, किसी चीज की वजह से उन्हें रोका ना जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, इल ट्रीटमेंट ना हो। अच्छा, उसके बाद आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, जो हमने मेरे ख्याल से जैसे ही मैं आया था कौशिक जी ने मुझसे बोला था कि टॉपिक डिस्कस करना है, वो टॉपिक है इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी क्या होती है और इनइक्वालिटी हम किसे कहते हैं, हाउ हैव अदर कंट्री बीइंग इफेक्टेड। ये जो इनइक्वालिटी होती है, ये जो समानता नहीं होती है, समान नहीं होते हैं सारे लोग, बराबर नहीं होते हैं सारे लोग, जो ये असमानता होती है, ठीक है, इससे और देश कैसे इफेक्ट होते हैं। अब इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। Besides India, in many other democratic countries around the world, issue of equality continues to be the key around which communities struggle. मतलब इंडिया को छोड़कर अगर हम बात करें तो और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर या पूरे संसार की अगर हम बात करें तो वहां पे इक्वालिटी जो है वो एक की इशू होता है, जिसके लिए और कम्युनिटी को स्ट्रगल करना पड़ता है। मान लीजिए एक एक समुदाय है, उसको सरकार ने आगे ले आई और दूसरे समुदाय को पीछे ले गई। और कंट्रीज में ऐसे इश्यूज आते हैं जहां पे रेसिज्म होता है, जहां पे भेदभाव किया जाता है, ठीक है, जाति पात के नाम पर, भाषा के नाम पर, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इश्यूज होते हैं, मगर ये जो है वो की इशू होता है। जैसे अमेरिका में इशू हुआ था, ठीक है, व्हाइट अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन, अफ्रीका में हुआ था, ठीक है, ब्लैक अफ्रीकन। तो ये इस तरीके के इश्यूज आते हैं। श्वेत, जैसे कि क्या कहते हैं, बहुत अरसे बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, वो बहुत अरसे बाद एक ऐसा राष्ट्रपति आया था जो अश्वेत था, जो व्हाइट नहीं था, राइट, ऐसा प्रेसिडेंट आया था मिस्टर बराक ओबामा। तो वो एक एग्जांपल है कि बेसिकली और जगहों पे जैसे अमेरिका हो गया और जगहों पे इश्यूज आते हैं। मेरी बात सुनाई दे रही है सबको? यस सर। तो इश्यूज आते हैं, नजर मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो इश्यूज आते हैं, क्या इश्यूज आते हैं? और कंट्रीज में ये इश्यूज होते हैं कि भाई इक्वालिटी का इशू आता है, क्योंकि वो लोग बराबर नहीं होते, अश्वेत कहते हैं उन्हें, कि मतलब वो ब्लैक है ये व्हाइट है, तो ये लोग बराबर नहीं है। इसलिए अमेरिका ने कहा है वी आर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि हम एक हैं। तो बेसिकली इस तरीके की इश्यूज बहुत ज्यादा सामने आते हैं जहाँ पे कम्युनिटीज रेसिज्म की वजह से अलग अलग हो जाते हैं, देश अलग अलग हो जाते हैं।
या फिर हम कह सकते हैं कि आपस में एरियाज बट जाते हैं और कई बार देश में बंटवारा हो जाता है। द स्ट्रगल, अब देखो ये जो मैं बात कर रहा था ये आ गया। द स्ट्रगल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन इन यूएसए इज अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ इशू ऑफ इक्वालिटी। अगर हम इक्वालिटी की बात करेंगे तो अफ्रीकन अमेरिकन जो है यूएसए में, यानी कि अफ्रीकन उनका ओरिजिन था, they originated in Africa, they are living in America। वो अफ्रीका के उनके परदादा परदादा थे, अमेरिका में वो लोग रहते हैं। तो वो जो यूएसए में रहते हैं ना, वो एक ग्रेट रिमाइंडर है इस इक्वालिटी का कि उन्होंने स्ट्रगल किया है। किस चीज का स्ट्रगल? ये स्ट्रगल किया है कि वो काले होते हुए भी बचपन से ये सुनते आए हैं वो अमेरिकन के हम काले हैं, और उसके बावजूद भी उनके मन में कोई ऐसी भावना नहीं आई, उन्होंने अमेरिका को ऊपर उठाया। तो बेसिकली इस तरीके का जो हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल हुआ है। ठीक है, तो मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो हमारे इसमें लिखा हुआ है सिविक्स में, कि कई देशों में ऐसे स्ट्रगल्स होते हैं जहां पर शक्ल के आधार पर या कलर के आधार पर या रंग के आधार पर ये भेदभाव किए जाते हैं। प्रायर टू द सिविल राइट्स एक्ट, अगर हम सिविल राइट एक्ट की अगर हम बात करें, 1964 दे वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली, उनको बहुत ही अनइक्वली ट्रीट किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस, they either had to sit at the back of the bus or get up their seat whenever white person wished to sit। ठीक है, अब क्या होता था बस में, क्या होता था, देखिए अमेरिकन बस में क्या होता था, ये अमेरिका का इतिहास है। क्या होता था कि जब वो बस में ट्रेवल करते थे ना, तो अगर मान लीजिए बस के आगे वाली सीट पर कोई काला इंसान बैठा हुआ है और उस वक्त कोई व्हाइट इंसान आ गया तो उसको उठना पड़ता था अपनी सीट से, या काले इंसान पीछे आके बैठते थे। तो ये आपका भेदभाव होता था। रोजा पार्क्स वॉज एन एफिशिएंट अमेरिकन वुमेन। रोजा पार्क्स जो थी वो एक बहुत ही अच्छी अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। She get tried for a long day at work. She refused to give her a seat on a bus on a white man on 1st December। 1 दिसंबर 1955 को उन्होंने अपनी सीट व्हाइट को देने से मना कर दिया, 1955 में। ठीक है, हर refusal that day started a huge agitation। अब उन्होंने जो refusal किया, जो उन्होंने अपनी सीट देने से मना कर दिया, उससे बहुत ही ज्यादा एजिटेशन हो गया, गुस्सा आ गया लोगों को। अगेंस्ट अनइक्वल ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू द अफ्रीकन अमेरिकन, यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन, यानी कि जो अफ्रीका से आए हैं मगर अमेरिका में रह रहे हैं, तो उनके लिए मतलब उन्होंने एजुटेशन स्टार्ट कर दिया कि यार वो बस में चढ़ी आपका रोजा पार्क्स, और व्हाइट मैन चढ़ा तो व्हाइट मैन से सीट मांगी और उन्होंने सीट नहीं दी। ठीक है, तो उनका तो सही है कि सीट नहीं दी, मगर एक व्हाइट हो क्यों तभी आप सीट मांग रहे हो? अगर आप ब्लैक होते तो बेसिकली यही चीज थी ना, उनको गुस्सा इस चीज पे आ रहा था कि व्हाइट होने पे आपका इतना घमंड क्यों, व्हाइट होने पे इतना घमंड क्यों है? अगर आप व्हाइट हो तो मतलब ब्लैक से सीट मांगोगे, और अगर वो लेडी है तो वो अपनी सीट क्यों दे? तो यही चीज बहुत ज्यादा फैली और एजिटेशन हुआ उस टाइम। तो अनइक्वल ट्रीटमेंट किया गया था उनके साथ, और एक सिविल राइट्स मूवमेंट आया, सिविल राइट एक्ट आया 1964 में। 1964 एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस। अब 1964 के अंदर ये चीज प्रोहिबिट कर दी गई। ये चीज प्रोहिबिट का क्या मतलब होगा? प्रोहिबिटेड का मतलब होगा ये चीज एक तरीके से बैन कर दी गई कि आप किसी के भी धर्म के आधार पर, किसी के रिलीजन के आधार पर, किसी की नेशन के आधार पर, ये वो कहां से है, इसके आधार पर आप कोई भी एक तरीके से डिवीजन या आप कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, however despite this majority of African American continue to be among the poorest in the country। इतनी मेजोरिटी होने के बाद भी, अफ्रीकन अमेरिकन की इतनी मेजोरिटी होने के बाद भी वो सबसे ज्यादा गरीब थे पूरी कंट्री में। ठीक है, और वो बेचारे स्कूल नहीं जा पाते थे, जैसे यूएसए के रिच लोग जाते हैं तो वैसे नहीं जा पाते थे। पावर राइज हुई, जो ब्लैक प्रेसिडेंट हुए, एंड द राइज इन पावर ऑफ द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मैं बता रहा हूँ ना, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हुए थे मिस्टर बराक ओबामा। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे मिस्टर बराक ओबामा, याद रखना इस चीज को। ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, has raised hopes for black people। Gradually the society is exposed to change its attitude towards the black। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे मिस्टर बराक ओबामा। और इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जो हम कह सकते हैं जो पूरी सोसाइटी थी अमेरिका की,
उसमें चेंज आ गया। पहले लोग कहते थे यार हम व्हाइट हैं, ये ब्लैक है, ये हमारे सामने क्या होंगे, मगर जब पहला प्रेसिडेंट बना मिस्टर बराक ओबामा, जब पहले प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, तो इससे पूरा अमेरिका हिल गया। और इससे ये भी साबित हो गया वहां पर कि आप धर्म के नाम पर नहीं कर सकते। इसलिए अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए ये सब करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, ताकि वो ये कह दिखा सके कि हम एक है। मगर सही क्या है कि वो लोग वहां पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, discrimination happens there, and discrimination usually happens there. Anyways, challenge of a डेमोक्रेसी में चैलेंज कैसे हुआ? कुछ साल पहले अपर कास्ट ने डोमिनेट किया सोसाइटी में, लाइक पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, एजुकेशन। जो मेहर कास्ट के लोग थे, हमारे लोगों ने डोमिनेट किया, यानी कि हमारे लोग ऊपर चढ़े, उनके लोग नहीं चढ़े। तो हमारे और उनके ये जो लोग बोलते हैं ना, ये जो लोग बाहर होते हैं ना आजकल, आप अगर बाहर जाएंगे, लोग जो बोलते हैं कि हमारे हमारे लोग चढ़े, उनके लोग नहीं चढ़े, तो ये सबसे बकवास चीज है। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे भारत में सब एक हैं, जितने तरीके के लोग हैं सब एक हैं। मतलब हमारे भारत के अंदर कोई किसी भी जाति प्रथा या कहीं से भी हो, ये हमारा फर्ज बनता है हम सबको एक रखें। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सबको इज्जत दें। ये हमारा फर्ज बनता है कि जैसे हम हैं वैसे उनको रखें, कोई भेदभाव ना करें। तो कुछ हम कह सकते हैं दशकों पहले ये बात थी कि जो अपर कास्ट के लोग थे, ये अपर कास्ट लोअर कास्ट ये हमारे समाज ने बनाया है। मैं आपको बता देता हूँ ये ढांचा क्या है। अपर कास्ट में वो लोग आते हैं जो थोड़े ऊंची कास्ट के, लाइक ब्राह्मण और ये सब, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और ये सब हो गए। लोअर कास्ट में आ गए जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हो गए, एससी एसटी हो गए। ये लोगों ने बनाए हैं। मेरे हिसाब से तो कास्ट सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से सब बराबर है और सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। मगर ये जो कास्ट सिस्टम है भारत में, अब क्या कह सकते हैं उसमें। तो ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट के लोग थे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं अपर कास्ट हमेशा डोमिनेट करती थी पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में। मेहर कास्ट जो छोटी कास्ट थी, वो बेसिकली उनको अलाउ नहीं किया जाता गांव में, ठीक है, और वो विलेज के बाहर रहते थे, बहुत गरीब होते थे, उनके पास खाना नहीं होता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिलोंग टू दिस कास्ट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इस कास्ट से थे, उन्होंने दलित के लिए लड़ाई लड़ी। द मूवमेंट लेड बाय हिम हैड एन इम्पैक्ट ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो मूवमेंट उन्होंने किया उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ भारतीय संविधान पर। ड्यू टू दिस, इस वजह से द अदर लीडर्स ग्रेट एफर्ट, नाउ वी कैन सी, अब हम देख सकते हैं, द क्लास वंस कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स, जो क्लास थी वो अनटचेबल कंसिडर की गई। मतलब उनको कहा गया कि वो कहते हैं ना कि वो लोग वो हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। उनको कहा गया कि दे आर अनटचेबल्स, वी आर अनेबल टू टच देम। मतलब उनको मतलब ये कहा गया कि आप लोग दलित में आते हैं, आप लोग कम हैं हमसे कास्ट में, और आप विलेजेस में आपको बाहर रहना पड़ेगा, उनको अधिकार नहीं दिएगा। तो ये सब हुआ उनके साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ही urged Dalit to take various steps type of government jobs in order to move out to the caste system. अब उनको बेसिकली कई तरीके की गवर्नमेंट जॉब्स दी गई ताकि कास्ट सिस्टम को बढ़ाया जाए। इसकी वजह से क्या हुआ, लीडर का बहुत बड़ा एफर्ट्स था। नाउ वी कैन सी वन स्टैंडर्ड कंसीडर्ड एज द अनटचेबल्स हैज नाउ ऑक्यूपाइड मेनी प्रोमिनेंट प्लेसेस। अब जिनको ये कहा जाता था ना कि वो अनटचेबल्स हैं, ठीक है, वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लो कास्ट के होते हैं वो लोग हैं, तो उनको हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी गई समाज में, ताकि कोई उनको ये ना कहे कि आप लो कास्ट से हैं। और पहली बात तो ये कि कास्ट बोलकर ना आप लोग बेइज्जती करते हैं दूसरे इंसान की। कास्ट नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। हम ये कहते हैं कि कास्ट सिस्टम इंडिया में नहीं होना चाहिए, बिकॉज कास्ट डिवाइड करती है लोगों को। सबके साथ मिलकर रहना चाहिए, सबका योगदान है इस देश को आगे बढ़ाने में। So now we can see the class once considered as untouchable has now occupied. अब जिनको हम अनटचेबल्स कहते थे उस टाइम पे, जो ये समाज, जो सोसाइटी है हमारी, ये जो रूढ़ीवादी समाज है, ये जब बोलता था कि भाई ये अनटचेबल्स हैं, ठीक है, इनको आप टच मत कीजिए, तो बेसिकली ये इन्होंने एक प्रोमिनेंट प्लेस लिया सोसाइटी के अंदर। और ऐसी सिचुएशंस आई, इफेक्ट अवर सोसाइटी, ऐसी सिचुएशन जो है उसने इफेक्ट किया सोसाइटी को भी, समाज को भी उसमें इफेक्ट किया गया। देयर इज ऑलवेज अ रीग्रेस स्ट्रगल फॉर द इक्वल रिकग्निशन।
हमेशा एक स्ट्रगल रहा है भारत के अंदर कि उनको भी वो इक्वल स्टेटस मिल सके और उनको भी वो एक इज्जत मिल सके जो सभी लोगों को मिलती आई है, जो एक आज की तारीख में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, जैसे ये अहीर होते हैं और अहीर नहीं, जैसे कि मतलब और जो शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, इनके लिए वर्ड्स हैं। तो ये सब है हमारे समाज में ना, ये सब होता है कि हम किस तरीके से इसको करेंगे, और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के टाइम में क्या है, हमारा समाज ये है कि हमें सबको एक तो समान समझना चाहिए, वी हैव टू कंसीडर इक्वल। उसके बाद इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसानियत सबसे ऊपर रखें हम लोग। वी शुड पुट अप ह्यूमैनिटी राइट इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज until or unless you won't show humanity, जब तक आप इंसानियत किसी को नहीं दिखाएंगे तब तक आप लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जाति के नाम पर, इसके नाम पर ये जो सब होता है हर जगह पे, तो मतलब ये सब चीज है। बट मैं एक चीज कहूंगा दैट हमारा जो लोकतंत्र है इसके अंदर सबको समान अधिकार दिए गए हैं। सबको ये बोला गया है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, यू कैन कम टू द पुलिस स्टेशन एंड यू कैन रेस्ट इन। तो ये सब चीजें, और लोकतंत्र के हिसाब से भी अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो वो मतलब आगे बढ़ सकते हैं और अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो ये सब था गाइस। और सबसे बड़ी बात कि डेमोक्रेसी में चैलेंज हुआ और इनइक्वालिटी आई, हमारे देश में नहीं और देशों में भी देखा गया ये। तो ये समाज का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। मगर देखिए जो पढ़ा लिखा इंसान होगा, ठीक है, मतलब तभी तो सरकार चाहती है कि लोग पढ़े लिखे बने, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिससे आपको ये समझ में आता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। फर्क इस चीज से नहीं पड़ता है, और फर्क इससे पड़ना भी नहीं चाहिए कि हम क्या बोलते हैं और लोग क्या बोलते हैं। समझ रहे हैं? फर्क इस चीज से पड़ता है कि हम जो सोचते हैं हमारे हिसाब से अगर वो सही है या समाज के हिसाब से सही है, हमारे हिसाब से गलत है, समाज के हिसाब से गलत है। तो ये एक सवाल होता है। ये एक जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, वो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करता है कि मैं क्या करूं। तो आज तो मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया गाइस, वो है डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, यानी कि लोकतंत्र और समानता। हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर था ये जो कंप्लीट हो गया। ओके, तो थैंक यू। अब मैं आपको जो कराऊंगा गाइस वो